नमस्कार, आप देख रहे हैं JS11 न्यूज। आज हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट से कानून चेंज किया गया और 1 जुलाई से लागू हो गए। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोग थाने पर जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे एफआईआर कैसे कराना है। उनको यहाँ तक की जानकारी भी नहीं होता है कि सेक्शन कौन सा लगेगा। जिसके लेकर आज हम बात करेंगे एडवोकेट अर्चना सिंह, जो काफ़ी जानकार हैं, और उनसे खुद हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जो है पार्लियामेंट से कानून को चेंज किया गया। इससे सिलसिले में आपका स्वागत है अर्चना जी। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि कानून को चेंज करना पड़ा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मुझे इस चैनल में बुलाया। जैसा कि आपने पूछा अभी, ये 76 साल पुराना लॉ था जो पास हुआ पार्लियामेंट से, और 76 सालों में देश में काफ़ी कुछ हुआ है। कई तरह की घटना घटी हैं, कुछ नई तरह के क्राइम होने लगे जिसका जिक्र पुराने आईपीसी में नहीं था। इसीलिए ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उस तरीके से क्राइम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो ज़रूरी था कि नया कानून लाया जाए और देश के हित में, और समय को देखते हुए, और घटना बदल रही हैं तो उसके हिसाब से भी हमारा लॉ होना चाहिए। तो इसलिए लाया गया और भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि बहुत से कुछ ऐसे सेक्शन जो नए-नए आ गए हैं। पहले जी। हमें सेक्शन के बारे में बताइए कि कितना-कितना परिवर्तन, कुछ मुख्यतः जो सेक्शन है। मुख्य तो तौर पे तो जैसे जो आईपीसी था अब उसका नाम बदल गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका मेजर सेक्शन मान लीजिए मर्डर सेक्शन से शुरू करते हैं तो 302 हो गया आपका, 103 हो गया उसका सब सेक्शन 1। कोई नया पनिशमेंट नहीं है, वही पनिशमेंट है। इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, जो भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। ठीक है, इसको भी 103 में ही रखा गया है, सब सेक्शन 2 में। 5 या 5 से अधिक लोग अगर मिलके कुछ बातें हैं, जैसे धर्म पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, अगर उन्होंने साजिश किया और उन पांचों में ने मारा, मिलके हत्या कर दी, या उन पांचों में से किसी एक ने भी मारा है, तो उसे डेथ पनिशमेंट होगी, लाइफ भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये नई चीज ऐड हुई है, जो कि पहले इसका प्रोविजन नहीं हुआ करता था। उसके बाद 360 है अटेम्प्ट टू मर्डर का, इसका हो गया 109, 10 साल की सजा है और फाइन है, या दोनों हो सकता है। उसके बाद एक सेक्शन था आपका 354 हुआ करता था, छेड़खानी का सेक्शन, ये हो गया है 74 भारतीय न्याय संहिता में। फिर एक रेप का सेक्शन हुआ करता था 376, जो कि 64 हो गया है नए वाले बीएनएस में। फिर चोरी का सेक्शन था 379, इसमें कुछ चेंज हुए हैं, इसको 303 में अब पनिशमेंट दिया जाएगा। एक एक जैसे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी वीडियो फुटेज होता था एविडेंस के तौर पे, जी। तो न्यायालय उसको नहीं मानता था, लेकिन अब जो नए कानून लागू हुआ है तो क्या उसमें मानना है? पहले भी जो वीडियोग्राफी हो जाती थी किसी घटना की, ठीक है, तो उसको कोर्ट में जब लाया जाता था तो उसको साबित करना थोड़ा मुश्किल जाता था, क्योंकि उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि किसने बनाया है, क्यों बनाया है और उसका मकसद क्या है। ठीक है, और उसके बारे में कहीं कोई प्रोविजन भी नहीं हुआ करता था। क्योंकि अब नया कानून आया तो उसमें उसको डिफाइन कर दिया गया है कि अब किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो व्हाट्सएप से हो या फिर आपका मोबाइल से हो या कैमरे से हो, आप वीडियोग्राफी कीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ भी रिकॉर्डिंग होती है तो वो आप एज एन एविडेंस कोर्ट में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है कि अब जैसे नए कानून में ऑनलाइन एफआईआर करना है, जी। तो ऑनलाइन एफआईआर और ऑफलाइन में क्या दोनों में अंतर? ऑफलाइन का मतलब हुआ कि आप जो इन्फॉर्मेंट होगा, ठीक है, या कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो खुद एफआईआर मतलब थाने में जाएगा, वो जिस क्षेत्र में है, ठीक है, वहां जाके वो अपना लिखित में बोलेगा कि अब मेरा एफआईआर लिख दीजिए, ऐसी ऐसी घटना घटी है। ठीक है, वो पुराना था, 154 हुआ करता था पहले। अब जो नया आया है वो है आपका 173 है। ठीक है, उसमें एक नई चीज ऐड की गई है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है कि कुछ महीने पहले 8 राज्यों में ऑनलाइन की सुविधा थी मात्र। अब चूंकि नया आ गया है कानून, तो अब सभी राज्यों को इस चीज को फॉलो अप करना है
तो मेरे ख्याल से सभी राज्यों ने फॉलो कर भी लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, पुलिस झारखंड डॉट NIC.in, इसी तरह से साइट है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे जाइएगा तो ऑनलाइन FIR का ऑप्शन है, वहाँ पे अलग अलग क्राइम का ऑप्शन दिया गया है। तो आप किस घटना से संबंधित FIR दर्ज कराना चाहते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन FIR दर्ज करना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन FIR दर्ज कराने के 3 दिन के अंदर आपको थाने जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब ऑनलाइन यदि हम FIR दर्ज कराते हैं, हाँ। तो अगर मान लीजिए मेरे साथ घटना झारखंड में घटती है, जी। अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ से ऑनलाइन FIR कितने घंटे में हमें करना है? देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, आप देश के कहीं किसी भी कोने में है, जहाँ कहीं भी आपके साथ दुर्घटना घटी है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं ऑनलाइन FIR। तो उसको मुझे ऑनलाइन FIR दर्ज करने के बाद यानी मुझे पुनः उस थाने में जाना हाँ, पड़ेगा? आपको साइन तो करना होगा ना, सिग्नेचर अच्छा। तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल सब मजाक मजाक में FIR कर देते हैं, चलो देखते हैं करके क्या होता है। ऐसा हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब ये तो ऑनलाइन FIR हो गया ना, चलो घर बैठे बैठे ट्राई करते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको पुलिस जाना है, पुलिस वेरीफाई करेगी आपको कि सच में ये घटना इस आदमी के साथ घटी है, तो वो सिग्नेचर वहाँ पे जाके करना होगा आपको, वो प्रोविजन है देखिए, आपका। क्लियर मैं कर देता हूँ कि यदि ऑनलाइन FIR जो आप दर्ज करते हैं, ऑनलाइन FIR दर्ज करके आपको घर में नहीं बैठना होगा, बल्कि आपको 3 दिन बाद आपको थाने जाना होगा और थाने जाके फिजिकली तौर पर आपको उपस्थित वहाँ पर होना होगा और बताना होगा कि मेरे साथ ये घटना घटी, यही मामला है। हाँ, साइन करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर भी आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। हाँ, क्योंकि पुलिस को हर ऑनलाइन FIR को आगे बढ़ाना पड़ता है, तो जब तक आदमी आके साइन नहीं करेगा तो वो वेरीफाई कैसे होगा? नहीं तो ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना पुलिस के लिए फिर। अच्छा, हमने देखा कि अब FIR जो ऑनलाइन FIR भी होता है, जो फिजिकल तौर पर भी लोग जाते हैं थाने में, तो वहाँ लैपटॉप कंप्यूटरों पर रखा हुआ लोग FIR करते हैं, तो उसमें अब बायोमेट्रिक भी हो रहा है। बायोमेट्रिक क्या मतलब है? बायोमेट्रिक करके ऐसा कुछ सेक्शन में नहीं है, वो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई गया, अब वो पुलिस को पता नहीं है कि उसका कहीं और भी कोई उसने कहीं और कोई क्राइम किया है क्या, तो अक्सर FIR होती है या कोई पेपर में लोग, जो मेन पेपर होता है मुख्य तौर पे लोग आधार कार्ड देते हैं। आधार कार्ड में आपका नंबर है, नाम है, पता है, और उसमें आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, आपका रेटिने का स्कैन, आई रेटिना, फिर फिंगरप्रिंट होता है। तो जैसे ही आप उसमें एंट्री करेंगे तो पता चल जाएगा, तो वही होता है बायोमेट्रिक। बस वो चेक करना चाहते हैं कि आपका क्या सच में कहीं और आपका थाने में कुछ मामला है या मतलब इससे तो एड्रेस प्रूफ भी हो जाता होगा नहीं? हम गलत यदि एड्रेस बता रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि आखिर आप कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, आधार कार्ड से सब पता चल जाएगा। अगर आप गलत चीज देंगे तो पता चल जाएगा कि आप जो दे रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, इसीलिए आधार दिया जाता है। अच्छा, बहुत से ऐसे मामले हमने देखा कि न्यायालय में भी आते हैं, पुलिस के समक्ष भी आते हैं कि कुछ घटनाएं घट जाती हैं तो उसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है पुलिस के द्वारा। तो ये बहुत जटिल समस्या है, मतलब एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि हम कहें कि हमारे देश के कई राज्यों की समस्या है कि पुलिस बिना जांच किए हुए नाम डाल देती है। अगर एक के साथ घटना घटती है तो उसमें कह दिया जाता है कि हमारे साथ फलाने 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 A to Z सभी लोग शामिल थे, और पुलिस उन्हें जो है नामजद FIR दर्ज कर देती है। यानी वो तो बाद में निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन जब तक उनका केस मुकदमा न्यायालय में चलता है तब तक वो काफी परेशानी होते हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए? हाँ, ये तो समस्या है। अगर मान लीजिए पुलिस के द्वारा किसी घटना में निर्दोष व्यक्ति का नाम दे दिया गया तो वो तो सही में परेशान तो होगा। तो उसके पास ऑप्शन ये है कि वो कोशिश करे कि वो पुलिस के हाथ नहीं आए। मतलब मैं बचाव बता रही हूँ एज एन एडवोकेट, पुलिस के हाथ नहीं आए, अगर बहुत ज्यादा गंभीर सेक्शन लगाया है तो, और वो उतने समय में जितने समय वो बच रहा है पुलिस से, किसी वकील की सहायता से वो अपना एक एंटीसिपेटरी बेल डाल सकता है, क्योंकि उसको डर है कि वो पुलिस के द्वारा गलत केस में फंसा सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो, अगर जो IO है उस केस का, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर उस पर भरोसा नहीं है तो वो उस एरिया के SP को लिखित में दे सकता है कि मुझे इस जांच अधिकारी पे भरोसा नहीं है, इन्होंने मेरा नाम गलत दिया है, तो कृपया आप उनको इस इन्वेस्टिगेशन से हटा दें। ये एक ऑप्शन है उसके पास, बाकी तो उसको एंटीसिपेटरी बेल तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब FIR दर्ज हो जाता है तो पुलिस कितने दिन में एक्शन में आ जाती है उसके संबंध में? घटना का जब रजिस्ट्रेशन हो गया थाने में, ठीक है, उसके बाद पुलिस तो एक्शन में तो तुरंत ही आ जाएगी। ठीक है, वो पता करेगी, घटना स्थल पे जाएगी, उसके बाद वो
कई तरह के गवाहों से मिलेगी। और एक नई चीज ऐड हुई है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है 14 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है मजिस्ट्रेट के यहाँ, ठीक है। या तो डीएसपी को खुद करना होगा या वो अपने से किसी जूनियर को जो थाने के इंचार्ज से बेलो नहीं होना चाहिए उसको वो दे सकता है। और अगर वो ठीक से नहीं कर पाता है इन्वेस्टिगेशन तो फिर मजिस्ट्रेट को इसमें संज्ञान लेना होता है, वो मजिस्ट्रेट करेगा। वो मतलब वो अब थाने के हाथ से बात निकल के सीधे मजिस्ट्रेट के हाथ में आ जाता है मामला। अच्छा, जो अब नए जो केसेस हो रहे हैं जिसमें सरकार ने जो नया कानून जो पारित हुआ है उसमें यह जिक्र किया गया है कि अगर हम विटनेस हैं किसी केस का, अगर उसका वीडियो बना हुआ है, फुटेज घटनास्थल का बना हुआ है, यदि हम डर के मारे नहीं जा रहे हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए, तो क्या उस जो विजुअल है, जो फुटेज है, क्या उस पे उसको साक्ष्य मानते हुए क्या न्यायालय फैसला सुना सकती है? कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो फिर आपको खुद जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अब तो जब नया डेफिनेशन ऐड हो गया है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप एविडेंस दे सकते हैं, तो अगर देखिए गवाह जो भी बनता है कोर्ट में वो जबरदस्ती नहीं बनाया जाता है, या तो आप अपनी मर्जी से गवाह बनते हैं या सरकारी गवाह बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सबूत है, वीडियोग्राफी है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो फिर ठीक है, उतना काफी होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कानून के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम आदमी के लिए भी कानून वही है जो वकीलों के लिए, जो जजों के लिए, पूरे देश के लिए समान ही है कानून। लेकिन आम आदमी को कुछ ज्यादा परेशानी अब नहीं होगी जैसे पहले होती थी, क्योंकि अब वो घर बैठे बैठे एफआईआर कर सकते हैं ऑनलाइन, उनको ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी है, ठीक है। और अब वो इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत है उनके पास, वो भी कोर्ट में पेश हो सकती है और एज एन विटनेस वो वीडियोग्राफी के थ्रू कोर्ट में गवाही दे सकता है। जैसे पहले अपराधी जो पहले अपराध करते थे तो ये समझते थे कि हम गवाह को धमका देंगे, डरा देंगे, वो गवाही नहीं देने आ जाएगा। लेकिन नए कानून में है कि वीडियो फुटेज भी रहेगा तो उसको साक्ष्य मानते हुए कोर्ट संज्ञान में लेगा। हाँ बिल्कुल, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है डेफिनेशन बीएनएस में, बीएनएसएस में। सीआरपीसी जो था पुराना उसमें नहीं था ये डिफिनेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें, मोबाइल है, मोबाइल से आपने व्हाट्सएप में कुछ रिकॉर्ड किया, फोटो है, वीडियो है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो वो सारी चीजें एज एन एविडेंस आप दे सकते हैं। चलिए, ये थी अर्चना सिंह और एडवोकेट, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कानून में क्या क्या चेंज हुआ है और ये लोगों को मानना चाहिए, आम लोगों को भी, कि अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पुलिस को काफ़ी अधिकार दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी यह बताया गया है कि यदि आपके पास वीडियो फुटेज हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, यानी उसको भी जो कोर्ट साक्ष्य मानते हुए उसको संज्ञान में ले सकती है, यानी उस पर भी जो है कहीं ना कहीं गंभीर वो मामला है। इसीलिए जितने भी अपराध करने वाले अपराधकर्मी हों या आम लोग हों, यही है कि आप लड़ाई झगड़ा से और घटनाएं से बचिए और जिंदगी जो है चैन का रहिए, क्योंकि कई तरह का आप उपकरण काम कर रहा है, आपका मोबाइल भी सर्विलांस वाला जाता है, सब कुछ लग जाता है। और यही कारण है कि जो है कोर्ट को भी अब आसान हो गया है, क्योंकि जिस तरह गवाह पलटते थे, गवाह पलट भी जाएंगे तो आप कभी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को कहीं भी अगर साक्ष्य मिल जाता है तो आपके लिए वो गंभीर हो सकता है। हम ऐसे ही मुद्दे पर और आगे बात करते रहेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।